हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसके कुछ टॉपिक जो थे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारी 2 वीडियो थी उनमें कवर हो गए। अब शुरू करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी जो क्रॉप होती है उसको वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करें। तो शुरू करते हैं। बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय व्हीट फील्ड, यानी बूझो और पहेली दोनों कहाँ गए, पास के जो गेहूं का खेत था उसमें गए। एंड सो, और उन्होंने क्या देखा, दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, कि खेत में कुछ अदर प्लांट्स भी थे, यानी वीट के साथ साथ कुछ उन्होंने ऐसे प्लांट्स भी देखे जो वीट के नहीं थे, जो वीट प्लांट नहीं थे। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, यानी खेत में कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी थे जो ग्रो हो गए थे नेचुरली, का मतलब प्राकृतिक रूप से, वो अपने आप, उनको किसी ने बोया नहीं था, फार्मर ने उनको ग्रो नहीं किया था, उनका बीज नहीं डाला था खेत के अंदर, लेकिन फिर भी वो ग्रो हो गए अलॉन्ग विद क्रॉप, क्रॉप के साथ साथ। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, यानी जिसको किसान जो होता है, फार्मर जो होता है, जो अपने खेत में उगाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो नेचुरली जो होता है प्राकृतिक रूप से वो फिर भी उग जाते हैं मेन क्रॉप के साथ में, तो उन्हें कहते हैं वीड्स। हिंदी में इसको खरपतवार भी कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग, यानी उन वीड्स को खेतों से, फील्ड से रिमूव करना, हटाना, उसको वीडिंग करना कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट। उनको जो वीड्स होते हैं उनको अलग करना क्रॉप, मेन क्रॉप से ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उस मेन क्रॉप के साथ में कॉम्पीट करते हैं। कॉम्पीट का मतलब होता है उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी जो वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। तो क्या करते हैं, क्योंकि उनको भी वाटर चाहिए होता है, उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, उनको स्पेस भी चाहिए होता है फैलने के लिए, और उनको सनलाइट भी चाहिए होती है, तो इसलिए दोनों में कंपटीशन हो जाता है, मेन क्रॉप में और जो वीड्स होते हैं उनमें। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इसलिए जो हमारी जो मेन क्रॉप होती है, जो फसल उगाई है खेत में, वो क्या होती है, वो अफेक्टेड हो जाती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और जब फसल की हार्वेस्टिंग की जाती है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं फसल की, तो उस टाइम को क्या होता है, वो उसमें बाधा भी डालते हैं। जब फसल की कटाई कर रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे वीड्स होते हैं कि जिनमें कांटे भी होते हैं, तो वो फसल को काटने में मुश्किल कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं, उनमें से कुछ पॉइजनस भी होते हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं, किसके लिए, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स, फार्मर क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को रिमूव करने के, खेत से हटाने के। एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और उनकी कंट्रोल को रोकने के लिए, जो उनकी ग्रोथ होती है उनको कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, यानी जो टिलिंग जो करते हैं, जो खेत में जो प्लोइंग की जाती है, कब, बिफोर सोइंग द क्रॉप, फसल को बोने से पहले। हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स, तो वो उनको उखाड़ने में और जो वीड्स होते हैं उनको किल करने में भी हेल्प करता है। क्या, टिलिंग करना, कब, सोइंग से पहले, जब सीड की सोइंग करते हैं, जब बीज की बुआई करते हैं उससे पहले। विच में देन ड्राई अप, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एंड गेट मिक्सड विद द सोइल, और सोइल के साथ में मिक्सड हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, जो सबसे अच्छा टाइम जो होता है वीड्स को रिमूव करने का, वो कब होता है, वो तब होता है जब तक उनमें फ्लावर्स नहीं बने हुए होते हैं और सीड्स भी नहीं बने हुए होते हैं। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. अब उनको जो मैनुअली करते हैं, मैनुअली जब उसको रिमूव करते हैं, हाथों से उखाड़ना या किसी शावल से उसको उखाड़ना या खुरपी से उसको उखाड़ना, तो वो अब इस तरह के मेथड होते हैं जो फिजिकल रिमूवल इसको हम बोलते हैं। तो वीड्स को अपरूट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल ज़मीन से मिला करके उनको काट दिया जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर जब वो बढ़ते हैं तभी इसको काट देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, या तो उसको खुरपी की हेल्प से करते हैं, आ सीड ड्रिल, या फिर एक सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं। इज ऑल्सो यूज फॉर अप्रूट वीड्स, वीड्स को अप्रूट करने के लिए। अप्रूट का मतलब होता है उखाड़ देना जड़ से।
वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। बहुत सारे वीडिसाइड्स जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। उनके नाम हैं, कुछ एग्जांपल इसमें दिए, लाइक 2,4-D जो होता है एक ऐसा केमिकल होता है जो वीड्स को जो चौड़ी पत्ती वाले जो वीड्स होते हैं वो उनको ख़त्म कर देता है, मार देता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। तो क्या करते हैं, 2,4-D का स्प्रे कर देते हैं जिससे जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं कर पाते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। जो जितने भी वीडिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स मैंने बताए हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो डाइल्यूटेड होते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में, यानी पानी उसमें मिक्स करके थोड़ा सा उसको पतला बना लिया जाता है और स्प्रेयर की हेल्प से खेत में उसकी स्प्रे कर दी जाती है। तो ये एक मेथड था वीडिसाइड का यूज़ करके, अलग अलग तरह के केमिकल्स का यूज़ करके वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद आता है एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडिसाइड्स, जैसे कि वीडिसाइड्स के बारे में बताया भी, आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। यानी फ्लावरिंग होने से पहले या फिर सीड फॉर्मेशन यानी बीज बनने से पहले अगर हम उसको वीड्स को अगर ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे फील्ड से, तो क्या होगा, उन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो सीड्स बन जाते हैं उसके अंदर, तो वो सीड्स होते हैं वो झड़ जाते हैं खेत के अंदर, और खेत के अंदर झड़ने के बाद में और दोबारा से बहुत सारे और वीड्स भी ग्रो हो जाते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अब देखो स्प्रे तो मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि जो जितने वीडिसाइड्स होते हैं, जितने केमिकल्स होते हैं, जब फार्मर्स का यूज़ करते हैं तो वो फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सो शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए वे उन्हें क्या चाहिए, उन केमिकल्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। जब इन केमिकल्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या करें, मुंह पर और अपने नाक पर क्या करें, कपड़ा लगा करके रखें, ताकि सांस के द्वारा ये केमिकल जो होता है वो बॉडी के अंदर ना जाए, नहीं तो ये हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, यानी हार्वेस्टिंग कहते हैं फसलों की कटाई करना। जब फसल पक करके तैयार हो जाती है, जब राइपन हो जाती है क्रॉप, तो उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल जो होती है, जब क्रॉप जब मैच्योर हो जाती है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यानी ज़मीन से उसको क्या करते हैं, काट दिया जाता है ज़मीन से मिला करके। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, यानी लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं एक सीरियल क्रॉप जो होती है, जो अनाज की जो क्रॉप होती है, उसको मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। आप सिकल देख रहे हैं, सिकल में क्या होता है, ये सिकल है साइड में, राइट साइड में जो दिया है, ये टूल क्या है, सिकल, जिससे क्या की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है मैन्युअली। और बाया मशीन, या फिर क्या करते हैं, किसी मशीन की हेल्प से भी हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप जो होती है, यानी ये जो काटी गई जो फसल होती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। उससे क्या होता है, उससे अनाज को अलग करना होता है, क्योंकि जब फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद में क्या बचता है, पूरी फसल होती है, लेकिन उसमें से हमें ग्रेन को सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है फ्रॉम द चाफ। चाफ क्या होता है, चाफ होता है भूसा, जिसको बोलते हैं, भूसे की तरह का पदार्थ होता है। जब अनाज होता है, अनाज के साथ में कुछ उसके पार्ट्स भी रह जाते हैं, स्टेम्स के, लीव्स के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है, यानी राइपन जो क्रॉप होती है उससे ग्रेन को अलग करना। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये प्रोसेस एक मशीन से भी किया जाता है, मशीन की हेल्प से भी, जिसको कंबाइन कहते हैं, विच इज़ इनफैक्ट आ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, जो दोनों का ही काम करता है एक साथ में। कंबाइंड हार्वेस्टर इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें थ्रेशिंग का भी काम होता है और हार्वेस्टिंग का भी काम होता है, इसलिए इसको कंबाइंड थ्रेशर कहा गया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये क्या है, कंबाइन है। और लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि कंबाइन जो होता है केवल जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहीं पर यूज़ करना
पॉसिबल होता है। जो छोटे छोटे खेत होते हैं वहाँ पर कंबाइन का यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पर क्या होता है, मैनुअली ही करना पड़ता है। तो इसके बाद आता है फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, यानी जिनके जो खेत होते हैं, छोटे खेत होते हैं, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय विनोइंग। तो वो क्या करते हैं, इसमें विनोइंग करना पड़ता है। विनोइंग का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेन जो होता है उसके अंदर जो भी बचता है उसको रिमूव करना। थ्रेशिंग के बाद जो बच जाता है उसको ग्रेन से उसको रिमूव करना, अलग करना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, ये आप 6 क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं कि विनोइंग क्या होता है। तो विनोइंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक विनोइंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारी गंदगी जो होती है वो मिली रह जाती है ग्रेन्स के अंदर, जिससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं कि बहुत जगह जब हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की तो वहाँ कुछ जगह पर हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। तो ये दिन आ जाता है जब फसलों की कटाई हो जाती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन फील्ड्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड सीन ऑफ वेलबींग। लेकिन ये हर जगह नहीं होता है। किसान क्या करते हैं, अपना सारा काम निपटाने के बाद में खुशियाँ मनाते हैं। द एफर्ट्स ऑफ पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स। और इसमें क्या होता है, ये रिलैक्स करने का टाइम होता है। थोड़ा सा जब काम कम हो जाता है तो फार्मर रिलैक्स महसूस करते हैं एंड एन्जॉय अ लिटिल, और थोड़ा सा एन्जॉय करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के लगभग सभी पार्ट्स में फार्मर जितने भी होते हैं तब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं उस टाइम। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसिज्म। एंथुसिज्म क्या होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से, जैसे प्रकृति प्रेमी होते हैं ना, यानी नेचर से जुड़े जो लोग होते हैं, यानी जितना भी जो क्रॉप के बारे में था, उसमें क्रॉप को काटने के बाद में जो उन्हें आनंद महसूस होता है। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नवन्या एंड बिहू। तो ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, जब फसलों की कटाई की जाती है तो उसमें जो फार्मर्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आता है स्टोरेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि जब सारा जितना भी प्रोसेस होता है सारा हो जाता है और लास्ट में स्टोरेज का नंबर आता है, तो स्टोरेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, यदि फसल को लंबे समय तक रखना है तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उस क्रॉप को क्या होगा, लंबे समय तक रखने के लिए मॉइस्चर से भी बचा के रखना होगा, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीट होते हैं, उनसे बचा के रखना होगा, रेट्स से भी बचा के रखना होगा, और जो बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे भी बचा कर रखना होगा। नहीं तो क्या होगा, जितने मेहनत करी थी, जितना उसमें लागत लगी है, जितना भी कॉस्ट लगा है, जितना खर्चा उसके ऊपर हुआ है, सब खराब हो जाएगा। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जो फ्रेश क्रॉप जो होती है इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, यदि बिना सुखाए उसको स्टोर कर दिया जाता है। जो क्रॉप होती है अगर उसको सुखाते नहीं हैं, ड्राई नहीं करते, उसको स्टोर कर देते हैं, तो वो उसके अंदर मॉइस्चर रह जाती है, नमी रह जाती है, जिसकी वजह से उसमें फंगस भी लग सकता है और दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह भी लग सकते हैं। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लॉसिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। और यहाँ तक भी हो सकता है इंसेक्ट्स के लगने से वो सीड्स होते हैं अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी को भी खो देते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इसलिए उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो मॉइस्चर को कम करने के लिए उसको क्या करें, सूरज की धूप में सुखाएं। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई फार्मर्स। तो ये क्या करता है, अगर इसको सुखा देते हैं, जब वो ड्राई हो जाता है तो उससे जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, सभी क्या होते हैं, सभी उसमें नहीं लग पाते। फार्मर्स स्टोर, फार्मर क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं ग्रेन्स को। किस किस में करते हैं, इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। या तो जूट बैग्स होते हैं,
पहले तो ज़्यादातर जो था जूट बैग्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब मेटालिक बिन्स का भी यूज़ किया जाता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन साइलोज, यानी जब बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा जो गवर्नमेंट होती है वो भी खरीद कर किसानों से, जो फार्मर्स होते हैं उनसे एक रेट पर ख़रीद लेती है उसको, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसको पूर्ति करनी होती है, पूरी कंट्री जितने भी लोग होते हैं सभी को भेजना होता है, तो बड़े पैमाने पर बड़े स्केल पर वो स्टोर करके रखती है, और उसको ग्रेनरीज भी बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, यानी उनको पेस्ट और जो रैट्स होते हैं या फिर इंसेक्ट्स जो है बचाने के लिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, यानी जो सूखी नीम की पत्तियाँ जो होती है वो भी उस टाइम जब स्टोर कर रहे होते हैं ग्रेन को तब उसमें यूज़ की जाती है घरों में। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बैग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी जब बड़े पैमाने पर बड़ी क्वांटिटी में अगर ग्रेन को अगर स्टोर किया जाता है किसी गोडाउन के अंदर, या किसी स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो उसको वो दिया जाता है, वो ज़रूरी होता है उसके लिए। क्यों? रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड ऑर्गेनिजम्स, ताकि उसको पेस्ट और ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है पूरी फसल जो होती है, पूरी जो क्रॉप होती है, जितना भी प्रोडक्शन आता है वो सारा क्या हो जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है। तो अब आप और देखते हैं थोड़ा सा इसमें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इसमें एक टेबल दी गई थी, इसको कंप्लीट करने के लिए बोला है कि कुछ रिसोर्सेज हैं, और इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद इसमें थोड़ा सा कंप्लीट इस टेबल के बारे में दिया है। यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी बहुत सारे फूड जो होते हैं कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं, कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, तो इस टेबल को उसी तरीके से कंप्लीट करना है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, तो जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर फिशेज़ का भी यूज़ किया जाता है खाने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कुछ ऐसे जो फूड जो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनके बारे में आपने सीखा है पहले। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा, तो इसमें कुछ जब क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक अच्छे सीड का सिलेक्शन करना और उसकी सोइंग करना एक करेक्ट टाइम पे। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, इसी तरीके से जिस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी रियर किए जाते हैं, वो भी पाले जाते हैं घरों पर भी और फार्म्स पर भी। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है रहने की जगह, एंड केयर, और उनकी प्रॉपर केयर भी की जाती है, देखभाल की जाती है उनकी। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, और जब यही पूरा काम जो होता है बड़े पैमाने पर किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, तो उसे क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, या फिर उसको पशुपालन भी कहते हैं। एक बहुत छोटी सी बात बताई इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, फिश क्या होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल, जो मछली के जिगर का तेल जो होता है वो भी हम लेते हैं फ्रॉम फिश, फिश से ही मिलता है हमें, विच इज़ रिच इन विटामिन डी, तो ये जो फिश जो कॉड लिवर ऑयल जो होता है ये विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, तो बहुत लोग इसको यूज भी करते हैं और मेडिसिन के रूप में भी इसको लिया जाता है। तो इसी टॉपिक के साथ में आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर 1 ये कंप्लीट हो गया है, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहे।